भारत, यहाँ की अतुल्य सुंदरता देखते ही बनती है। जितनी यहाँ प्राकृतिक सुंदरता है उतनी ही अद्भुत है यहाँ की प्राचीन संस्कृति, जिसका आधुनिकता के साथ मेल उसकी छवि पर चार चांद लगाता है। हरियाली से भरे बाग बगीचे, रंग बिरंगे त्योहारों की छाया और विविधता का आभास हर कदम पर होता है। इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम सभी एकता के धागे में बंधे हुए हैं, और यही एकता का धागा है हमारा संविधान, जो हम सबको एक होने का एहसास दिलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हमें ऐसे रूल्स प्रोवाइड कराता है जिसे सभी सिटीजन्स को मानना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी प्रोवाइड कराता है जिससे एक कंट्री को गवर्न किया जा सके, और सोसाइटी के लिए डिसीजंस लेने की किसके पास पावर होगी ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। गवर्नमेंट की क्या लिमिटेशंस होंगी, सोसाइटी की क्या एस्पिरेशंस हैं जिनको गवर्नमेंट को पूरा करना है, जहां सभी को बराबर ट्रीटमेंट मिल सके, ये सभी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्टेट के सिटीजन्स की फंडामेंटल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है। ये हमको कुछ फंडामेंटल वैल्यूज सिखाता है जिन्हें हमें पार नहीं करना है। हमारा संविधान वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, और प्रेजेंटली 105 अमेंडमेंट्स के बाद अब इसमें एक प्रीएम्बल, 448 आर्टिकल्स जिनको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 12 शेड्यूल्स हैं। 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, और इस दिन को हम हर साल रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। (1857) के रिवोल्ट के बाद कंपनी रूल एंड हो गया था, और क्राउन रूल यानी ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल होने के बाद से बहुत से एक्ट्स बनाए गए इंडिया को गवर्न करने के लिए। बट इनमें इंडियंस का कोई भी ज़्यादा रोल नहीं था, वो सिर्फ ब्रिटिश पर्पसेस सॉल्व कर रहे थे। अपनी आज़ादी के लिए देश अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। ऐसे में 1934 में M.N. रॉय पहले पर्सन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया। M.N. रॉय पहले भारतीय थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लीडर बने थे। फिर 1935 में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की ऑफिशियल डिमांड रखी, और 1938 में INC के बिहाफ पर जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करते हैं कि हमारे आज़ाद भारत का संविधान बनाया जाए और इसमें बाहर वालों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। संविधान बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होगा, जिसे एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर चुना जाएगा। वहीं सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर II शुरू हो गया था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन से किसी भी तरह इस वॉर में सहयोग चाह रही थी, जिसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में मार्च 1942 में एक प्रपोजल इंडिया भेजा। INC और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के बीच काफ़ी बातचीत चली। कांग्रेस लीडर्स चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया को तुरंत से तुरंत इमीडिएटली पावर ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। साथ ही मुस्लिम लीग भी चाहती थी कि इंडिया डिवाइड कर दिया जाए और 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई जाएं। क्रिप्स प्रपोजल और वर्ल्ड वॉर II एंड होने के बाद मार्च 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा। इसके अकॉर्डिंग पावर इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। हालांकि इस मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिमांड को नहीं माना, पर वो एक ऐसा प्लान लाए जिसे INC और मुस्लिम लीग दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया, और ये था 2 टायर्ड फेडरल प्लान, यानी भारत प्रोविंसेस और स्टेट्स का एक संघ या फेडरेशन होगा, जहां सेंटर सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस को कंट्रोल करेगा। सितंबर 1946 में कांग्रेस द्वारा एक इंटरिम कैबिनेट बनाया गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अक्टूबर 1946 में ज्वाइन किया। इस मिशन के तहत 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ 389 थी। इसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थी और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स की थी। हर प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट को सीट्स उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में अलॉट की गई थी, जैसे कि 10 लाख लोगों पर 1 सीट अलॉट की गई। हर प्रोविंस की सीट्स 3 मेन कम्युनिटीज, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर दी गई। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया। प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टेट के हेड्स ने खुद नॉमिनेट किया, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। बट मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया और सिर्फ 211 मेंबर्स ने इसे अटेंड किया।
13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रख दी थी। इस रेजोल्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाले फंडामेंटल्स और फिलॉसफीज की पूरी डिटेल थी, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। पर अगस्त 1946 के बाद से कम्युनल राइट्स लगातार बढ़ते रहे। तभी फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले ने घोषित कर दिया कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया से जून 1948 तक चले जाएंगे और इंडिया फ्री कंट्री हो जाएगा। पर कम्युनल राइट्स अभी भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, और फाइनली मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय के तौर पर इंडिया आए, और उन्होंने जून 3, 1947 में माउंटबेटन प्लान डिक्लेयर किया, जिसके अकॉर्डिंग कंट्री को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया। आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने ही ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया। इतने दंगे जो पूरे कंट्री में फैले हुए थे और मासूम लोगों की जाने जाते देख इंडियन नेशनलिस्ट ने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आते ही माउंटबेटन प्लान भी लागू हो गया। अब इस एक्ट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दे दी गई थी कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए गए कोई भी लॉज को अब रिमूव कर सकते थे या इंडिया के अकॉर्डिंग उसको बदल भी सकते थे। और मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स जो उन एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो कि अब पाकिस्तान में थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के मेंबर्स नहीं रहे। अब असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 389 से कम होकर 299 हो गई। साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई थी, जिसके अब 2 रोल्स थे, एक इंडिया का संविधान बनाना और दूसरा इंडिया के ऑर्डिनरी लॉज भी बनाना। अब इन दोनों रोल्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 2 अलग दिनों पर मीटिंग्स होती थी। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर मीटिंग करते थे तो उनके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर मिलते थे तो उनके चेयरमैन जीवी मावलंकर होते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट कमिटीज भी बनाई गई थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अलग अलग काम का भार संभालती थी। ऐसे 8 मेजर कमिटीज बनाई गई और बाकी माइनर कमिटीज थी। हर कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस को ड्राफ्ट किया और फिर बाद में उन सभी पॉइंट्स पर असेंबली में डिस्कशंस और डिबेट्स होती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर्स ने हमारे देश के वास्ट साइज, पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी और कल्चर को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न टाइम्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही अच्छे से बनाया, और इसमें वे लोग दूसरे कंट्रीज से सीखने में भी नहीं हिचकिचाए। कहते हैं ना, किसी की अच्छी क्वालिटीज को अपनाना गलत नहीं है। वैसे ही इन्होंने कम से कम 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और समझा, और 5 कॉन्स्टिट्यूशंस ब्रिटिश, यूनाइटेड स्टेट्स, आयरिश, फ्रेंच और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशंस से कुछ आइडियाज़ बोरो करे, और उन्हें हमारी सोसाइटी के कल्चर और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग उन्हें मॉडिफाई करके यूज़ किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी को दी गई, जिसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। फरवरी 1948 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट तैयार होकर पब्लिश हुआ, और 8 महीने का समय दिया गया भारत के नागरिकों को वो इसको डिस्कस करें और इसमें अपने सुझाव दें। दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में पब्लिश किया गया, और नवंबर 4, 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसके फाइनल ड्राफ्ट की फर्स्ट रीडिंग करी, जिसके बाद 5 दिनों तक इस पर डिस्कशन हुआ। सेकेंड रीडिंग नवंबर 15, 1948 में स्टार्ट हुई और अक्टूबर 17, 1949 तक चली, जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशंस हुए, और थर्ड एंड फाइनल रीडिंग नवंबर 14, 1949 को हुई, जिसके बाद नवंबर 26, 1949 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास करके अडॉप्ट कर लिया, और इसीलिए नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाइनल मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें 284 प्रेजेंट मेंबर्स ने अपने सिग्नेचर्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया, और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया। पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फंक्शन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। 1951-52 के जनरल इलेक्शंस के बाद जब तक न्यू पार्लियामेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए प्रोविजनल पार्लियामेंट बनी रही। तो ये थी हमारे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की स्टोरी। इसमें इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जिन्होंने कितनी समझदारी और मेहनत से इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, उनके योगदान को जितना सराहा जाए उतना कम होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है, और उनके सभी बिंदुओं से जुड़कर बना ये संविधान 75 साल बाद भी हम सभी भारतीयों को, चाहे हम किसी भी राज्य या किसी भी कल्चर से हों, हमें जोड़े रखने में पूरी तरह सफल रहा।
यही तो सुंदरता है मेरे भारत की।